कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की उन्नतशील किस्में एवं उन्नत रोपाई तकनीक। विभिन्न फसलों के बुवाई यंत्रों पर जानकारी। लेयर मुर्गियों के संतुलित आहार प्रबंधन पर प्रकाश। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने समय से धान की नर्सरी डाल दी है, उनकी पौध रोपण के लिए तैयार हो गई होगी। तो इस तैयार धान की पौध की खेत में रोपाई करने के लिए खेत को किस तरह से तैयार करना है एवं पौध की रोपाई तकनीक क्या है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं प्रगतिशील किसान। 5 जून को इसका नर्सरी दिया गया था और ये 18वें दिन में इसका रोपा लगाना चालू कर दिए हैं। ये जापानी तकनीक बोलते हैं, श्री विधि भी इसको बोलते हैं। श्री विधि में और इसको 4-5 दिन पहले लगाते हैं, लेकिन ये हमारे इसमें 4-5 दिन पहले बहुत छोटा था। अगर भारी बारिश हो जाता तो थरहा डूब जाता, इसलिए हम लोग थोड़ा सा 3 दिन और बड़ा होने दिए, 18वें दिन से रोपाई चालू कर दिए हैं इसको। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, यदि हरी खाद खेत में लगाई हो तो रोपाई के 6 से 8 दिन पूर्व मिट्टी में मिला दें। इसके बाद खेत की अच्छी तरह से मचाई करते रहें और यदि खेत ऊंचा नीचा है तो पाटा चलाकर समतल कर लें। खेत की तैयारी करते समय गोबर की सड़ी हुई खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाएं। उर्वरक की संतुलित मात्रा का उपयोग विपुल उत्पादन के लिए जरूरी है। धान की किस्म एवं मिट्टी परीक्षण के अनुसार ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। सिंचित धान हेतु मध्यम व देर से पकने वाली फसल के लिए 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 50 किलोग्राम स्फोर, 20 से 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए, जिसमें पोटास एवं स्फोर की पूरी मात्रा व नत्रजन की 30% की मात्रा रुपाई के समय ही खेत में डाल देते हैं। ये डाल के रोपाई चालू कर दिए हैं। इसके बाद 20वें ट्रैप ड्रेसिंग हो जाएगा यूरिया का 25 से 30 किलो का। उसके बाद फिर 20 से 25 दिन के बाद में फिर से सेकेंड डोज यूरिया का डलेगा 15 से 20 किलो का। लेकिन उर्वरक डालते समय यह ध्यान रखें कि खेत में नमी होना आवश्यक है। यदि धान की खड़ी फसल में जस्ते की कमी दिखाई दे तो जिंक सल्फेट की 1 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्रों में धान के अधिक उत्पादन के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने कई उन्नतशील किस्मों की सिफारिश की है, जो कि इस प्रकार से हैं।
किसान भाई इन किस्मों में से किसी एक का चयन कर खेती कर सकते हैं। अब बात आती है रोपाई की। रोपण से पूर्व पौध निकालने से पहले नर्सरी में एक सिंचाई अवश्य कर दें, जिससे पौधे आसानी से निकल जाएंगे, तथा रोपाई से पूर्व पौधों की जड़ों को पानी से धो लें तथा 300 से 400 ग्राम पीएसपी कल्चर के घोल में 10 मिनट तक उपचारित करें। इसके उपरांत खेत की मचाई के दूसरे दिन रोपाई कर दें। ये रो टू रो इसकी दूरी जो है वो करीब 6 इंच है और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 4 इंच है। ये मैनुअल तरीके से लग रहा है। हम लोग एक रस्सी रखे रहते हैं, उस रस्सी से ही लगाते हैं और एक अंदाज है, एक छोटा सा नाप की लकड़ी दे दिए रहते हैं, उस लकड़ी के आधार पे लोग लगाते चले जाते हैं। बार बार इंच टेप से नाप नहीं सकते, इसलिए नाप के लिए हम लोग छोटा सा लकड़ी बना के दे देते हैं, उसके आधार पे लेबर अपना रस्सी लगाते चलती है। अलग से पट्टी छोड़ते हैं, हर 10 लाइन के बाद में 1.5 फीट का जगह छोड़ते हैं खाद छींचने के लिए, दवा छींचने के लिए। इसमें नर्सरी थरहा भी कम लगता है। हर पौधे को सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, खाद सारा चीज अच्छे से मिलने के कारण इसमें पैदावार ज्यादा उत्पादन मिलता है हमको। पानी जो है ट्यूबवेल का साधन है, पानी ऊपर से तो आता ही रहेगा, फिर भी अपने ट्यूबवेल का साधन है। बहुत थोड़ा थोड़ा जड़ डूबा रहे, इतना पानी खेत का मिट्टी ना दिखे, इतना पानी भर के रखे रहते हैं और बीच बीच में उसको पूरी तरीके से सुखाते भी हैं, 1-1, 2-2 दिन के लिए। किसान भाइयों, यदि धान के खेत में खरपतवारों का नियंत्रण समय से नहीं किया गया तो 15 से 20% तक उत्पादन में कमी आ सकती है। इसलिए धान की रोपाई से 3 से 6 दिन के अंतर से ब्यूटाक्लोर या पेंडिमिथिलिन 1 से 1.5 किलोग्राम या एनिलोफास 400 से 500 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाकर छिड़काव करें। लेकिन इस समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। इस प्रकार किसान भाइयों, बताई गई वैज्ञानिक तकनीक के अनुसार यदि आप सिंचित क्षेत्रों में धान की खेती रोपा विधि से करते हैं तो आपको निश्चित ही 40 से 45 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे देंगे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। देश के किसी भी कोने में होने वाले चुनाव, क्या यार, दिन भर वही घिसी पिटी चीजें। इसमें न्यूज़ थी, एंटरटेनमेंट कहाँ था? बासी हो गया बॉस, पका डाला। क्या हुआ, ऊब गए? तो हो जाइए रिफ्रेश। लीजिए जायका मनोरंजन के सभी रसों का, वो भी चटपटे और मजेदार अंदाज में। मिर्च मसाला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश में खरीफ फसलों की बुआई प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से किसान बुआई के वही पुराने तरीके अपनाते हैं। इसी वजह से बीज अधिक लगता है और खेत में पौधों का जमाव भी असमान रहता है। वहीं अगर किसान कृषि अभियंताओं द्वारा विकसित बुआई यंत्रों का उपयोग करेंगे तो बीज भी कम लगेगा और खेत में पौधे भी एक समान दूरी पर रहेंगे। तो ये बुआई यंत्र कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, उन्नतशील कृषि यंत्र तथा मशीनरी विभिन्न कृषि कार्यों को समय पर संपन्न करने में सहायक होने के साथ साथ समय पर श्रम, ऊर्जा, श्रमिकों की बचत करते हैं तथा अन्य निवेशों जैसे बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा रसायन, सिंचाई जल आदि का अधिकतम उपयोग करने में सहायता प्रदान करते हैं। अतः किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे
न्यूमेटिक प्लांटर यंत्र के बारे में। यह एक 6 कतारी प्लांटर यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा विशेष फसलों जैसे भिंडी, अरहर, मक्का, मूंगफली आदि को आसानी से निश्चित दूरी व निश्चित मात्रा में बोया जा सकता है, क्योंकि यह यंत्र हवा के दबाव पर काम करता है। यह एक ट्रैक्टर द्वारा चालित यंत्र है। इस यंत्र का प्रयोग बीज उत्पादन में भी किया जा सकता है, क्योंकि इस यंत्र द्वारा एक एक बीज निश्चित स्थान एवं गहराई में सुगमता पूर्वक समायोजित किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस यंत्र की क्षमता की। तो सीड ड्रिल की तरह ही 1 घंटे में 1 एकड़ की बुआई कर सकता है तथा 35 हॉर्स पावर से लेकर इससे अधिक हॉर्स पावर के ट्रैक्टर द्वारा आसानी से चलाया जा सकता है। किसान भाइयों, यह बाजार में उपलब्ध है तथा इसकी अनुमानित कीमत लगभग 70,000 से 80,000 रुपए है। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल। इस यंत्र की सहायता से बीजों एवं उर्वरकों को बुआई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुआई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में काफी कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। जीरो टिल स्ट्रिप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इसकी सहायता से जुताई किए बगैर भूमि में सिर्फ हल्का सा चीरा लगाकर बीज एवं उर्वरक को भूमि में डाल देते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने जाना बुआई यंत्रों के बारे में और अब आइए जानते हैं इनका रख रखाव किस तरह से करना है। इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि अभियंता मनोरंजन कुमार। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो एग्रीकल्चर में ऑपरेशन होता है वो कई तरह का होता है। जैसे कि सर्वप्रथम अगर आप एग्रीकल्चर ऑपरेशन लेते हैं तो सर्वप्रथम होता है ज़मीन की जुताई। ज़मीन की जुताई, उसके बाद होता है बुआई। तो अगर हम कोई भी मशीन को अगर उपयोग में लाते हैं तो इसका मशीन से अगर कोई भी ऑपरेशन करते हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशन, तो हमारा ये 3 मुख्य लक्ष्य होता है कि श्रम में बचाव हो, शक्ति में, ऊर्जा में बचाव हो और पैसा में बचाव हो। तब हम जाकर के उसका महत्व को जानते हैं। जो कंडीशन है उसके लिए हम लोग सही मशीन का चुनाव करें, चुनाव करके उसका सही जगह जो हमारा एरिया हो उसके अनुसार हम लोग देखें और सही ढंग से उसके मैचिंग इम्प्लीमेंट को हम लोग व्यवहार में लाएं। और उसके बाद हम लोग कोई भी इम्प्लीमेंट लेते हैं, व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार के बाद जो हमारा उसका केयर होता है, उसका केयर मेंटेनेंस होता है, यानी रख रखाव जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई भी मशीन अगर हम व्यवहार में लाए, एग्रीकल्चर फील्ड में ले गए, तो स्वाभाविक है कि उसमें गर्दा और मिट्टी का लगना जरूरी है, वो लगेगा ही। तो हम लोग जैसे ही व्यवहार करने के बाद मशीन को घर वापस लाते हैं, शेड में रखते हैं, तो सबसे पहले उसको धो दीजिए, धोना चाहिए। धोने से या साफ सफाई सब कपड़े से कर देना चाहिए। जिस तरह का देख लें, अगर लोहे का मशीन है तो धो दे बढ़िया से, या ये है तो धोने के बाद उसको थोड़ा अच्छी तरह से पानी को सूख जाने दीजिए। सूख जाने के बाद उसमें हम लोग जहाँ पे देखिए निपुल दिखा दें, जहाँ पे ग्रीसिंग करना है ग्रीसिंग कर दें, जहाँ पे मोबिल डालना है मोबिल डाल दें, और अगर जिस पे मशीन पे बेल्ट लगा हुआ है तो बेल्ट को लूज कर दें, ताकि हमेशा टाइट रहने से बेल्ट जो है गर्म और ठंडा की वजह से वो फटने लगता है। तो बेल्ट को लूज कर दें। जहाँ पे बेयरिंग है वहाँ पे हम लोग लुब्रिकेशन कर दें, अगर ग्रीसिंग करने की जगह है तो ग्रीसिंग कर दें। जो वर्किंग मैनुअल में जो मशीन का जो मैनुअल मिलता है उसमें जिस तरह से रख रखाव के बारे में व्यवहार के बाद दिया गया है उसको सही ढंग से कर दें। और जितने भी जो एग्रीकल्चर मशीन होते हैं लगभग लोहे के बने होते हैं, तो लोहा अगर हम कुहासे में रख दें, खुली छत में रख दें, तो क्या होता है कि कुहासे से उसमें जंग लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हम लोग या तो पॉलीथीन से ढक दें या कहीं शेड में रखें, जहाँ पे कि हमारा जो कुहासा या नमी, जो हवा में जो नमी आती है ठंड के मौसम में, वो कम करे। इससे हमारा मशीन हमेशा के लिए अच्छी तरह रहेगा। और टायर का जो मशीन जो हमारा जिसमें टायर लगा हुआ है, तो टायर का प्रेशर हमेशा देखते रहेंगे। तो टायर का प्रेशर अगर देखें, अगर व्यवहार के बाद उसे लाते हैं तो टायर को आप हटा दें और उसको किसी भी जगह पे, सुरक्षित जगह पे, जहाँ पे कि पानी का प्रकोप या कुहासे का प्रकोप ना रहे। और इस तरह से अगर हम व्यवहार करते हैं, मशीन को रखते हैं, तो हमारा मशीन का जो लाइफ है, आयु है, वो बढ़ जाता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे।
जादू है, हकीकत नहीं। और हकीकत ये है, जो हो जाता है लौटता नहीं। ये कोई हादसा भी हो सकता है, खुशी का लम्हा या किसी मजलूम की आह भी। जिंदगी के तमाम पहलुओं में छिपा है वो सच जो जादू नहीं, हकीकत है। और हकीकत के साथ है ईटीवी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। जो किसान अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं वो अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब वो मौसम के अनुसार मुर्गियों का आहार प्रबंधन करें। तो अंडा उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियों का संतुलित आहार प्रबंधन बारिश के मौसम में किस तरह से करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर गिरिराज गोयल। अंडे देने वाली लेयर मुर्गियों के लिए संतुलित आहार प्रबंधन के बारे में आपको बताऊंगा और विशेष रूप से मुर्गी व्यवसाय में ये कुल लागत का 60 से 70% होता है। अतः आप यदि मुर्गियों को उचित और संतुलित आहार देंगे तो आपका जो लागत है वो भी कम रहेगी और साथ में उत्पादन भी अधिक से अधिक होगा। अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए विशेष मानक स्थापित किए गए हैं, जिनमें विशेष रूप से प्रोटीन की मात्रा अंडे देने वाली मुर्गियों में 20% तथा ऊर्जा की मात्रा 2600 किलो कैलोरी प्रति केजी दाने की होनी चाहिए। अतः आप हमेशा यदि दाने का निर्माण स्वयं करते हैं तो उनकी प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा को निर्धारण करवा लें किसी प्रयोगशाला से, या अगर आप किसी कंपनी से खरीदते हैं तो उनसे इस बाबत प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि उनके दाने में निर्धारित प्रोटीन तथा ऊर्जा उपस्थित है। अगर किसान भाइयों के पास सभी प्रकार के खाद्य उपलब्ध हैं तो वो स्वयं भी दाने का निर्माण कर सकते हैं। दाना बनाने के लिए मैं एक सूत्र आपको बताना चाहूँगा, जिसमें मुख्य रूप से पीली मक्का जिसका प्रतिशत 25 से 30%, मूंगफली की खली जिसका प्रतिशत 15 से 20%, और यदि मूंगफली की खली उपलब्ध ना हो तो आप सोयाबीन की खली भी मिला सकते हैं, उसका भी प्रतिशत 15 से 20% रख सकते हैं। उसके साथ में गेहूं का चोकर या चावल का चोकर, दोनों में से कोई इनका भी प्रतिशत 15 से 20% रख सकते हैं। मछली की खली भी डालना अत्यंत आवश्यक है और इसकी मात्रा 10 से 15% रखी जा सकती है। जो मुर्गी के चूजे हैं उनमें खली की मात्रा 5 से 10%, और जो वयस्क अंडे देने वाली मुर्गियां हैं या जो 5 सप्ताह तक के, उनमें मछली की खली की मात्रा 10 से 15% रखी जा सकती है। उसके बाद आहार को संपूर्ण करने के लिए उसमें कुछ मात्रा में नमक जिसका प्रतिशत 1 से 2% हो, और 1 से 2% मात्रा में मिनरल मिक्सर जिसमें कि विभिन्न प्रकार के मिनरल उपलब्ध रहते हैं और ये कई कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसको ज़रूर मिलाएं। साथ में विटामिन के लिए कई प्रकार के उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से रोबी मिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, तो आप उसकी भी मात्रा 0.5 से 1% रखें तो आपका मुर्गी दाना संपूर्ण हो जाएगा। विशेष रूप से अंडे देने वाली मुर्गियों में एक समस्या देखी गई है, इनके जो अंडे की जो कवच है उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और अंडा जल्दी टूट जाता है। तो इस समस्या के निदान के लिए बाज़ार में कैल्शियम के कई सप्लीमेंट उपलब्ध हैं, आप इसको दाने के साथ मिला सकते हैं। विभिन्न कंपनियों की कैल्शियम की सांद्रता अलग अलग होती है, अतः कंपनियों द्वारा बताई गई मात्रा के अनुसार इसको दाने में मिलाएं। जब भी आप कैल्शियम दें तो साथ में विटामिन डी की 1/10 मात्रा अवश्य दाने में मिलाएं, जिससे कि कैल्शियम उचित मात्रा में शरीर में अवशोषित हो सके और कैल्शियम का सही मात्रा में शरीर द्वारा उपयोग किया जा सके। पानी सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। मुर्गियों में जो सबसे महत्वपूर्ण साफ, स्वच्छ एवं शीतल जल, यह नियम है कि जितना मुर्गी दाना खाती है उसका 3 गुना पानी पीती है। अतः आप इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि अगर अंडा देने वाली मुर्गी
सामान्य रूप से 100 ग्राम दाना खाती है तो उसको कम से कम 300 से 400 ml पानी रोज प्राप्त हो और उसके लिए आप उचित प्रबंधन करें। पात्र की 2/3 भाग पानी से भरा हुआ हो और 1/3 भाग खाली हो, जिससे कि मुर्गियां पानी को बुरादे के ऊपर फैला ना सकें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तीगांव, जिला छिंदवाड़ा के कृषक नरेंद्र टोनपे ने। यह अनार के बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो नरेंद्र टोनपे जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मध्य प्रदेश में मानसून आ गया है और जो हमारे फल उत्पादक किसान भाई हैं जिन्होंने बगीचा अनार का लगा रखा है, तो उन किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि किसान भाई जैसे ही बरसात आती है उस समय हमें बगीचे की बहुत ज़्यादा केयर एंड मेंटेनेंस करना होता है और विशेषकर देख रेख के लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अनार में बरसात प्री मानसून होते ही एक साथ पूरा का पूरा पौधा फुटान लेता है और इसका हमारा सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी बाहर आने पर या अगली फुटान के ऊपर। तो किसान भाइयों को ध्यान रखना है जैसे ही बरसात हमारी प्री मानसून हो गई है तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक अगर उसमें बोर्डो पेस्ट की पुताई नहीं की है तो वो किसान भाई तत्काल पौधे के बगीचे की पौधे की छटाई करके और उसमें तने पे बोर्डो की पुताई कर दें, जिसमें नीला तोता और चूना लेना है और उसके द्वारा 1:1 में नीला तोता चूना बराबर लेके और उसके बाद उसको मिला के और उसकी पुताई कर दें। दूसरा किसान भाई को देना है जैसे ही बरसात होती है कि हमारे जो जितने भी भूमिगत कीड़े हैं, पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, रस चूसक कीड़े हैं, ये एक साथ पौधे के ऊपर अटैक करते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है तो एक तो खेत की जुताई वगैरह करके उसको खेत को बिल्कुल खरपतवारों से विहीन कर दें या खरपतवारों को बिल्कुल नियंत्रित कर दें। दूसरा ध्यान रखना है कि COC जो आता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इसकी 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के मान से घोल बना के और पूरे पौधे पे छिड़काव करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा पौधा स्वस्थ रहे। दूसरा एक ध्यान रखना है कि इसी समय पौधा फुटान लेता है तो इसमें हमें पोषण की पूर्ति क्या करनी है, क्योंकि अभी तक पूरे गर्मी के दिनों में पोषण नहीं देते हैं। तो इस स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि चाहे नवरूपित पौधे हों या बाहर लेने वाले पौधे, प्रत्येक पौधे पे 1 तगारी यानी 10 से 15 किलोग्राम पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद FYM लेनी है या केंचुआ की खाद है तो 5 किलोग्राम केंचुआ की खाद लेनी है और प्रत्येक पौधे पे कम से कम जो इफ्को उर्वरकता आता है जिसमें NPK तीनों उर्वरक 12-32-16 रहते हैं, उसकी कम से कम 400 से 500 ग्राम मात्रा प्रत्येक पौधे के मान से उसके पौधे की गुड़ाई करें, थाला बना के और पौधे में मिला दें ताकि उसके पोषण की पूर्ति हो सके। साथ ही साथ जो किसान भाई अगर बाहर ले रहे हैं, उन्होंने बाहर सेट कर रखी है, उसमें किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि अगर आपके नर फूल अगर अधिक आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो नत्रंधारी उर्वरक है उसको कम से कम मात्रा में देना है और जो हमारी पोटेशियम उर्वरक है या फास्फोरस वाले धारी उर्वरक हैं उन उर्वरकों का उसमें साथ ही साथ प्रयोग करना है। साथ ही साथ पौधे के ऊपर कई किसान भाई तादाद से ज़्यादा संख्या में फल ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि पौधे की उम्र के अनुसार पौधे को कितना आपने पोषण दिया है उसके अनुसार ही फलों की संख्या को सेट करें ताकि हमारा उच्च गुणवत्ता का फल प्राप्त किया जा सके। और अगर कोई दिक्कत आती है अनार के बगीचे के संबंध में तो तत्काल नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम चिन्नौनी, जिला मुरैना के कृषक पंकज कुमार ने। यह सूकरों में होने वाले एनीमिया रोग के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो पंकज कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आज मैं आपको एक बीमारी शुगर की मुख्य बीमारी बताऊंगा जिसके कारण कि उसमें मृत्यु दर अधिक हो जाती है और उसमें वजन वृद्धि बहुत कम होती है। और ये बीमारी मुख्य रूप से शुगर में होती है जिसको कि रक्त की कमी या पिगलेट एनीमिया बोलते हैं और ये मुख्य रूप से शुगर के जो शावक रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, उसमें होती है। इसकी मुख्य वजह जो है जब बच्चे पैदा होते हैं, जैसे आपको मालूम है कि शुगर एक मादा जो रहती है लगभग 10 से 12 बच्चे देती है और 10 से 12 बच्चे देने के कारण उसमें जो लवण की कमी या जो आयरन रहता है या लोह लवण जो रहता है जिसके कारण कि खून बनता है और बच्चे अधिक होने के कारण खून की कमी रहती है या लोह लवण उसमें रहते हैं जो कम रहते हैं और जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें बीमारी की संभावना अधिक होती है। तो इसके कारण उसमें मृत्यु दर अधिक हो जाती है या उसमें जो वजन है उसमें वृद्धि कम होती है या उसका शरीर जो है चिकना नहीं रहता और थोड़ा खुरदरा रहता है। तो उससे बचाने के लिए कुछ उपाय मैं बताऊंगा। शुगर मुख्य रूप से मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है और अगर उसमें वजन में कमी रही तो निश्चित रूप से आपको मांस कम प्राप्त होगा और आपकी आय भी कम होगी। और इसका मुख्य कारण है
जो शुरू में ही ध्यान देना पड़ता है आपको, वो है शुक्रों में रक्त की कमी। जब मादा गाभिन रहती है, बच्चे उसके पेट में पलते रहते हैं, तो उस टाइम जो दाना आप खिला रहे हैं उसमें लोह लवण की मात्रा बढ़ा दें, जिससे कि जो बच्चा पैदा हो उसमें लोह लवण की मात्रा रहे और रक्त की कमी ना हो पाए। इसी कमी के लिए सबसे पहले आपको एक इंजेक्शन बाज़ार में उपलब्ध है जिसको कि एम्फेरॉन बोलते हैं, वो 7वें दिन और 14वें दिन पिगलेट में यहाँ शावक में लगाना चाहिए। इसकी मात्रा 1 मिलीलीटर रहती है और उसको मांस में लगाते हैं या जो पीछे पुट्ठे में लगाते हैं, इसको 7वें दिन 14 दिन लगाना चाहिए। 14 दिन के बाद इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो शूकर है 14वें दिन के बाद दाना खाना चालू कर देता है, और जब वो दाना खाना चालू करेगा तो उस दाने में अपन खनिज लवण मिलाते हैं या लोह लवण की मात्रा मिलाते हैं, तो उसके शरीर में चली जाएगी और जो उसकी रक्त की कमी है, जो लोह लवण की कमी है, वो पूरी हो जाएगी। इसलिए इंजेक्शन 7वें दिन लगाते हैं और 14 दिन लगाते हैं, और उसके बाद इंजेक्शन नहीं लगाते हैं। तो ये हो गया आपका इंजेक्शन लगाना। और तीसरा है कि फेरस सल्फेट पेस्ट आता है, तो उसकी मादा के जो नीचे थन रहते हैं उसमें वो फेरस सल्फेट पेस्ट को लगा दें, और जब बच्चा दूध पिएगा तो दूध के साथ साथ फेरस सल्फेट का पेस्ट भी चाट लेगा, जिससे कि उसमें जो लोह लवण की कमी है वो कमी दूर होगी और बच्चा स्वस्थ होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मादा अपने बच्चे को पास में नहीं आने देती और दूध लगाने में या उसको लोह लवण लगाने में मुश्किल जाती है, तो उसके लिए आप सीधे से जो पेस्ट आता है बच्चे के मुंह में पकड़ के सीधे मुंह में डाल दे 3 दिन लगातार, तो इससे भी आप उसको बचा सकते हैं। और एक और तरीका है कि अगर आप पक्के फर्श में सूअर पाल रहे हैं तो उसमें लोह लवण की कमी रहती है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बच्चों को कुछ समय के लिए कच्चे फर्श पर रखें, जिससे कि जो ज़मीन में लोह लवण वगैरह हैं या कई प्रकार के खनिज रहते हैं वो उनको मिल जाएं, और उसको अपन एनीमिया से, रक्त की कमी से बचाया जा सकता है और पिगलेट एनीमिया से बचाया जा सकता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान रोपाई यंत्र पर संपूर्ण जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ।